मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले रूल की तरफ चलते हैं, दैट इज ऑफबाउ प्रिंसिपल। यानी अब हम लोग एक एक करके एक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने के रूल्स की तरफ चलते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे सबसे पहले पढ़ के ऑफबाउ प्रिंसिपल। नाउ गाइज, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफबाउ प्रिंसिपल? मेरे प्यारे बच्चों, ऑफबाउ प्रिंसिपल हमें यह सिखाता है कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले उस ऑर्बिटल में भरना है जिसकी एनर्जी कम हो। जब वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से पूरी तरीके से भर जाता है, फिर आप लोगों को सेकेंड ऑर्बिटल पर जंप करना है जिसकी एनर्जी उससे थोड़ी सी ज्यादा हो। यानी हर ऑर्बिटल के भर जाने के बाद आप नेक्स्ट ऑर्बिटल पर जंप करोगे जिसकी एनर्जी पहले वाले से थोड़ी ज्यादा है, फिर अगले ऑर्बिटल पर जंप करोगे जिसकी एनर्जी दूसरे वाले ऑर्बिटल से थोड़ी ज्यादा है, लाइकवाइज। तो ऑफबाउ प्रिंसिपल बोलता है दैट इलेक्ट्रॉन्स शुड बी फिल्ड इन ऑर्बिटल्स विथ लोअर एनर्जीज, ऑर्बिटल्स विथ लोअर एनर्जी followed by higher energy orbitals। क्या बात समझ में आई? अब यहां पर हमें एनर्जी के बारे में कैसे मालूम पड़ेगा? डेफिनेटली बोर एंड बरी रूल के हिसाब से हमें मालूम पड़ जाएगा, n+l के हिसाब से। तो गाइज यहां पर आप एनर्जी लेवल डायग्राम मेरे साथ में ऑब्जर्व करेंगे। गाइस, अनअकैडमी से आगे एक बहुत ऑसम अपडेट। अगर आप अनअकैडमी पर अभी अपना प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं फॉर IIT JEE नीट फाउंडेशन NTSE इस कैटेगरी में, तो आप लोगों के लिए अभी बहुत अच्छा टाइम है अप टू 22 जुलाई। जी हाँ, 17 जुलाई से 22 जुलाई तक अनअकैडमी पर आप लोगों को किसी भी टाइप का परचेस करने पर, लाइक 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ या 48 मंथ, या अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं पूरे साल भर का, 2 साल का, तो इसमें आप लोगों को 20% का ऑफ मिलेगा। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ग्रेविटी, और ये सब्सक्रिप्शन परचेस करने के लिए जो लिंक दे रखा है वो दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गो एंड चेक द लिंक एंड डोंट फॉरगेट टू बाय द सब्सक्रिप्शन बिफोर 22 जुलाई। यहां पर आएगा 1s, फिर सेकेंड शेल पर आपको 2s और 2p दिखाई देता है, फिर थर्ड शेल पर आपको 3s, 3p और 3d दिखाई देता है, फिर फोर्थ शेल पे आपको 4s, 4p, 4d और 4f दिखाई देता है, फिर आपको यहां पर 5s, 5p, 5d और 5f दिखाई देगा, फिर आपको यहां पर 6s, 6p, 6d लिखना है, और यहां पर आपको केवल और केवल 7s लिखना है। तो गाइस इस तरीके से आप लोग अपने ऑर्बिटल्स को यहां पर लिखेंगे, ठीक है। देखिए, मैं आपको ये चीज बनाना सिखा रहा हूं। वैसे तो अगर हम लोग इसे ना भी बनाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। भाई पता होगा तो क्या रहेगा, मजा आएगा, ठीक है। तो देखिए, ये ऑर्बिटल्स हो गए। अब हम लोग यहां पर सबसे पहले क्या देखने वाले हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएगा। भाई दुनिया जानती है, दुनिया इस बात को जानती है कि सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन आप 1s ऑर्बिटल में भरेंगे। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? 1s ऑर्बिटल में। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन आएगा 1s 1s ऑर्बिटल में। 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद फिर आपका इलेक्ट्रॉन आएगा 2s ऑर्बिटल में। 2s ऑर्बिटल में, फिर 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद आपका इलेक्ट्रॉन आपने 2s ऑर्बिटल में भरा। प्यारे बच्चों, आपने आपका इलेक्ट्रॉन 1s के बाद किस में भरा? 2s में भरा, ठीक है। इनफैक्ट मैं थोड़ा एरो उल्टा चलाऊं तो ज्यादा सुंदर दिखेगा। ये इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। इरेजम 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 इरेजम, पूरा इरेज करना पड़ेगा, आलसी नहीं करते मृत्युंजय पंड्या, आलसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ाइए। 1s के बाद 2s के बाद में 2p, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे गुलजारी लालो। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग इलेक्ट्रॉन यहां पर भरेंगे 1s में। तो मैं यहां से एरो चलाऊंगा,
तो ज्यादा मजा आएगा। 1s, 1s के बाद हम आ गए 2s में, 2s के बाद हम लोग आ गए 2p में, ठीक है। 2p के बाद हम लोग किस में चले गए, 3s में, 3s के बाद हम लोग कहां चले गए, 3p में। अब सर 3p के बाद किस में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 3d या 4s में। आइए हम लोग यहां पर बोर एंड बरी रूल लगाएं, 3d ऑर्बिटल में और 4s ऑर्बिटल में। बताइए 3d ऑर्बिटल में n की वैल्यू 3, 3d ऑर्बिटल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 3 और अजीमुथल क्वांटम नंबर d ऑर्बिटल का होता है 2, तो 3 + 2 विल बिकम 5। 4s ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू तो 4 हो गई, लेकिन s ऑर्बिटल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू हो गई 4। तो बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा, 100% 3d ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा। इसका मतलब 3p ऑर्बिटल के बाद में अगला इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में रखा जाएगा और 4s ऑर्बिटल के बाद में अगला इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में आएगा। क्या यह बात समझ में आ गई? मतलब सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन रखेंगे 1s ऑर्बिटल में, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन रखेंगे यहां पर 1s ऑर्बिटल में, 1s ऑर्बिटल के बाद आप इलेक्ट्रॉन रखेंगे 2s ऑर्बिटल में, 2s ऑर्बिटल के बाद आप इलेक्ट्रॉन रखेंगे 2p ऑर्बिटल में, 2p ऑर्बिटल के बाद आप अगला इलेक्ट्रॉन रखेंगे 3s ऑर्बिटल में, 3s ऑर्बिटल के बाद में आप अगला इलेक्ट्रॉन रखेंगे 3p ऑर्बिटल में, लेकिन 3p ऑर्बिटल के बाद में आप अगला इलेक्ट्रॉन रखेंगे 4s ऑर्बिटल में, 4s ऑर्बिटल में। क्यों 4s ऑर्बिटल में? क्योंकि 4s ऑर्बिटल की एनर्जी 3d ऑर्बिटल से कम होती है अकॉर्डिंग टू बोर एंड बरी रूल। फिर 4s ऑर्बिटल के बाद में आप इलेक्ट्रॉन रखेंगे 3d ऑर्बिटल में। एक एवरेज बच्चा जो केवल क्लास 11th के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो यहां तक कॉन्फ़िगरेशन याद रखेगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। जो नीट और जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तुमको भी यहीं तक याद रखना है। आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के और भी ढेर सारे तरीके आएंगे, खूब सारे तरीके आएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मैं आपको हर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करवाऊंगा, तो मैं कोई ये लल्लू चप्पू पने नहीं करवाऊंगा, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। मजा आ रहा है, पढ़ लेते हैं। 3d ऑर्बिटल के बाद में आप पहुंच जाएंगे 4p ऑर्बिटल में, यानी 3d के बाद में आएगा 4p, यानी 4s और 4p के बीच में आ गया 3d। फिर 4p के बाद में आप पहुंच जाएंगे आपके 5s ऑर्बिटल में। 5s ऑर्बिटल में पहुंचने के बाद आप वापस से यहां से पीछे जाएंगे और आप पहुंच जाएंगे 4d ऑर्बिटल में, यानी आप लोगों को 5s के बाद में 4d पर जाना है। 5s के बाद में आप लोगों को 4d में जाना है। 4d के बाद आप आएंगे 5p के अंदर। देखिए बिल्कुल डायग्राम ही सजेस्ट कर रहा है हम लोगों को। तो यहां पर हम लोग 4p में आ गए, 4p के बाद में हम लोग आ गए 5s में। देखो 4p 5s, फिर 5s के बाद पलट के आए 4d के अंदर, 4d, फिर 4d के बाद आएंगे हम लोग 5p के अंदर, फिर 5p के बाद हम लोग चले जाएंगे सीधे सीधे 6s के अंदर। हम चले जाएंगे यहां पर 6s के अंदर, फिर 6s के बाद चले आ, फिर आएगा 4f। देखो 6s के बाद आ रहा है 4f, 6s के बाद आ रहा है 4f, यानी यहां पर भी बहुत बड़ी बात है कि सर 6s और 4f में पहले किसे भरा जाए। यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6, अजीमुथल क्वांटम नंबर 0, टोटल हो गया 6। यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, लेकिन बेटा अजीमुथल क्वांटम नंबर f ऑर्बिटल के लिए हमेशा 3 होता है, तो 4 + 3 7, यानी 4f ऑर्बिटल की एनर्जी आपके 6s ऑर्बिटल से ज्यादा है, इसलिए 6s ऑर्बिटल पहले फिल कर दिया गया, उसके बाद 4f भरा जाएगा। 4f के बाद आप लोग भरेंगे 5d, 5d के बाद आप लोग भरेंगे 6p, 6p के बाद आप लोग भरेंगे 7s। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? क्या ये बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आई? तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ऑफबाउ प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि एनर्जी को एक ऑर्बिटल के अंदर किस तरीके से देखा जाए और इलेक्ट्रॉन्स को फिर उन ऑर्बिटल्स के अंदर कैसे भरा जाए। तो जब आप लोग इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप लोग भरेंगे 1s ऑर्बिटल में। जब यह पूरी तरीके से भर जाएगा तो फिर 2s को भरेंगे, फिर 2s भर जाएगा तो 2p को भरेंगे, 2p भर जाएगा तो 3s को भरेंगे,
3s भर जाएगा तो 3p को भरेंगे, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p और 7s. दिस इज योर अफबाउ प्रिंसिपल. चलिए इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए इसको. अच्छा, ये जो अफबाउ है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये कौन सा साइंटिस्ट का नाम है, कुत्ता है क्या जो भौंक रहा है? नहीं, ये किसी का नाम नहीं है, ये जर्मन वर्ड है. जर्मन वर्ड में अफबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, किसी चीज को बिल्ड करना. तो यहां पर भी हम लोग बिल्ड कर रहे हैं ऑर्बिटल्स को. चलिए, अफबाउ प्रिंसिपल के बाद में हम लोग हमारे सेकेंड रूल को पढ़ेंगे, दैट इज हुंड्स रूल. गाइस, हुंड्स एक शादी में, अपनी बहन की शादी में काम कर रहे थे. अचानक से हुंड्स देखते हैं कि एक टेबल पे उनके जीजाजी, फूफाजी और मौसाजी, ये तीनों आकर बैठ गए. जीजाजी, फूफाजी, मौसाजी तीनों ही घर के दामाद हैं. अब हुंड्स आए, एक हाथ में उनकी ट्रे थी, ट्रे में 3 मंचूरियन की प्लेट और 3 वर्जिन मोइतो पड़ा हुआ था. अब हुंड्स आए, अरे जीजाजी कैसे हैं, आप मंचूरियन लीजिए और आप ये मोइतो लीजिए. जैसे जीजाजी को मंचूरियन और मोइतो रखा, फूफाजी और मौसाजी का मुंह चढ़ गया. हमको तो शादी में कोई पूछ ही नहीं रहा है, इतनी बेकार शादी, इतना घटिया मोजितो, इतना घटिया मोजितो, ये मंचूरियन है कि रबड़ है, हमको तो नहीं आना शादी में. और हाथ बांध के बाहर जाके खड़े हो गए. अब आपको तो मालूम है मौसाजियों की और फूफाजियों की आदत ही होती है शादी में काम बिगाड़ना. काम करते नहीं है, बिगाड़ते हैं. तो यहां पर हुंड्स ने जीवन में एक बात सीखी कि जब तुम्हारे जीजाजी, मौसाजी और फूफाजी तीनों एक टेबल पर बैठे हों, तो इन तीनों घर के जमाइयों को बराबर इज्जत देनी पड़ेगी, तीनों को बराबर इज्जत देनी पड़ेगी. इसीलिए हुंड्स ने तुरंत अपनी गलती सुधारते हुए जीजाजी को, फूफाजी को और मौसाजी को, पहले तीनों को मंचूरियन की प्लेट रख दी. बोला तीनों भूख मरो मरो, खाओ, बक्कर 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 खाओ. फिर उसके बाद में वापस से पीछे चल के आए और जीजाजी को मोइतो रखा, फिर फूफाजी को मोइतो रखा और मौसाजी को मोइतो रखा. मतलब तीनों को बराबरी से उन्होंने खाना सर्व करा. और इसके बाद में शादी को अटेंड करने के बाद में वो आए अपनी लेबोरेटरी में, वो आए अपनी लेबोरेटरी में और क्या बोला उन्होंने? बोला, हुंड्स ने एक बात बोली कि आप लोगों को एक बात सिखाई, दैट इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे वर्जिन मोइतो और मंचूरियन की तरह हैं, ऑर्बिटल्स तुम्हारे जीजाजी, फूफाजी, मौसाजी के तरह हैं. लेकिन ऑर्बिटल्स में भी कोई हर ऑर्बिटल तुम्हारा जीजाजी, फूफाजी, मौसाजी नहीं है. वो जीजाजी, फूफाजी और मौसाजी की तुम्हारे घर में इज्जत बराबर की है. तीनों घर के जमाई हैं, तो जमाइयों की इज्जत बराबर होती है, उनका रुतबा बराबर होता है उनकी नजरों में. अपनी नजरों में तो बेवकूफ होते हैं साले, लेकिन फिर भी उनकी नजरों में उनका रुतबा ज्यादा होता है. तो उन तीनों को इक्वली ट्रीट करना होता है. तो यहां पर उन्होंने बोला दैट इलेक्ट्रॉन्स शुड बी half filled first in degenerated orbitals, that is initially each orbital gets one electron followed by fully filling the orbitals, क्या ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों को? क्या बोलना चाहा मैंने? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? क्या बोलना चाहा मैंने? नहीं. देखिए, तो हुंड्स ने बोला कि मान लो मेरे पास में एक पी ऑर्बिटल है. आप सब जानते हो पी ऑर्बिटल में पी एक्स ऑर्बिटल भी होता है, पी वाई ऑर्बिटल भी होता है और पी जेड ऑर्बिटल भी होता है. आप सभी लोग जानते हो कि अकॉर्डिंग टू बोर एंड बरी रूल इन तीनों की एनर्जी भी बराबर होती है. तो अब अगर मुझे इन तीनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रखना है
तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पहले p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रख दूंगा। फिर जब मैं अगला इलेक्ट्रॉन लेकर आऊंगा तो अफबाउ ने मुझे क्या बोला था, अफबाउ ने मुझे बोला था कि पहले एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर दो, फिर जब वो ऑर्बिटल पूरी तरीके से भर जाए फिर अगले ऑर्बिटल पर जाओ। लेकिन यहां पर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स की बात नहीं हुई थी। तो यहां पर हुन्स ने बोला कि इवन दो अफबाउ बोलता है कि एक ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भर दो फिर अगले ऑर्बिटल पर जाओ, यह रूल डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में एप्लीकेबल नहीं होगा। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल होती है। तो यहां पर आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि px ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रखने के बाद जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा वो आपको py में रखना है, अगला इलेक्ट्रॉन आपको pz में रखना है। यानी तुम्हारे जीजा जी, मौसा जी और फूफा जी को बराबरी से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। फिर अगर तुम्हारे पास में और इलेक्ट्रॉन बचे तो तुम बेवकूफ हो, तुम वापस पीछे जाओ, फिर इसको एक इलेक्ट्रॉन दो, और इलेक्ट्रॉन बच रहे हो इसको इलेक्ट्रॉन दो, और इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं इसको इलेक्ट्रॉन दो। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा, सर व्हाट इफ हमारे पास में इतने इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं, व्हाट इफ हमारे पास में मंचूरियन खत्म हो गया हो, तो हम भैया उसमें कुछ नहीं कर सकते, तीनों बराबरी के जमा ही है, जो हमें नजदीक पड़ रहा है हम पहले उसको मंचूरियन की प्लेट रख देंगे। अब अगर मेरी ट्रे में मंचूरियन खत्म ही हो गया है तो मैं नया लेने जाऊंगा, तो इनको बोल दूंगा लाता हूं, खाली बैठे रहो। तो अगर तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है तो px में इलेक्ट्रॉन रख के छोड़ दो, चलो एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा है यहां रख दो, ये खाली है कोई दिक्कत नहीं, अच्छा और इलेक्ट्रॉन बच रहा है यहां रख दो, अच्छा और इलेक्ट्रॉन है तो फिर पीछे आओ यहां रखो। अब इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ पड़ा रहने दो ना। चीज डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि तुम तीनों घर के जमा ही हो तो तुम तीनों को देंगे, भाई मोहित तो खत्म हो गया, मंचूरियन से काम चलाओ, अब भागते हो तो भागो, अब चीज ही खत्म हो गई तो मेरा भी क्या उखाड़ लोगे? भाई मेरे को मेरे मम्मी पापा जूते कब मारेंगे जब मैं जीजा जी, फूफा जी, मौसा जी को मोहित और मंचूरियन होने के बाद भी इक्वली ट्रीट ना करूं। अब तो मोहित तो खत्म ही हो गया, तो जाओ मम्मी पापा गला पकड़ो, तुमने गंदे केटरर को बुलाया, मंचूरियन खत्म हो गया, वो तुम जानो, लेकिन हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो हुन्स रूल आप लोगों को समझ में आया? तो हुन्स रूल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाते हैं, भले कोई भी ऑर्बिटल हो, ये तुम्हारा डी ऑर्बिटल भी हो तो dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5, फिर वापस पीछे जाके 6 7 8 9 10। समझ में आ गई बात? दिस इज योर हुन्स रूल। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका हुन्स रूल। अब हुन्स रूल के बाद हम लोग हमारे तीसरे और आखिरी रूल की तरफ जाते हैं, दैट इज पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाउ पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? सीधी सी बात, पॉली ने एक सीधी सी बात बोली कि मान लो अगर तुम्हारे पास में एक ऑर्बिटल है जिसका नाम है 4s ऑर्बिटल। अब इस 4s ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखोगे? आप बोलोगे सर इस 4s ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड, इसके अंदर आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे। तो अब आप मुझे बताओ इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी 4। इन दोनों के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी 0। इन दोनों के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी 1। भाई अब ये मत पूछना m की वैल्यू कैसे आई, m की वैल्यू निकालते हैं 2l+1 से, याद है ना? m निकालते हैं 2l+1 से, और m को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? -L2 + L से। तो यहां पर क्योंकि l की वैल्यू 0 है तो इसका रिप्रेजेंटेशन 0 हो जाएगा। तो आप रिप्रेजेंटेशन टर्म भी देखो, रिप्रेजेंटेशन भी इन दोनों का 0 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन जब मैं स्पिन क्वांटम नंबर पर आऊंगा तब मुझे बताना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है
तो ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। याद कीजिए मैंने आप लोगों को स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन और रोटेशन दोनों के बारे में बताया था, याद है? तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग होगा। तो यहां पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही बोलता है दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स in the same orbital, no two electrons in the same orbital have all same value of quantum number, have all the four same value of quantum number। यानी किसी के भी चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, चौथा तो डिफरेंट हो ही जाएगा, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर रिमेन्स डिफरेंट ऑलवेज। स्पिन क्वांटम नंबर रिमेन्स डिफरेंट ऑलवेज। क्या ये मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आई? चलिए, अब हम लोगों को ये तीनों रूल समझ जाने के बाद अब हम लोग एक एक करके इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाना शुरू करते हैं। गाइस, आप लोगों को मैं यहां पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, पहले इतनों के बनाकर बताता हूं। देखिए गाइस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के दो तरीके। पहला तरीका, अच्छा इनके एटॉमिक नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के दो तरीके। पहला तरीका, या तो आप एक स्क्वायर बॉक्स बना के इसे 1s ऑर्बिटल बोल दो और इसमें एक इलेक्ट्रॉन लिख दो, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। या तो आप इसे सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, 1s के ऊपर 1। ये दोनों तरीके होते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के। आप लोगों को मैं चाहूंगा कि आप दोनों तरीके सीख के रखें, ठीक है? चलिए, हीलियम के अंदर क्या होगा, हम पहले 1s ऑर्बिटल बनाएंगे क्योंकि 1s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है। पहले इलेक्ट्रॉन एक इसमें रखा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें रखा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, काम खत्म। आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, इट विल बी कॉल्ड एज 1s2। समझ में आता है इतना? चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिथियम की। नाउ लिथियम के अंदर अगेन सबसे पहला ऑर्बिटल तो 1s आएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा, इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा। ये तुम्हारा पॉली एक्सक्लूजन लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, स्पिन क्वांटम नंबर, पॉली एक्सक्लूजन। अब ऑफ-बाउ लग जाएगा। ऑफ-बाउ ने बोला पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को भर दो, फिर जंप करो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल पे, यानी 1s के बाद अब आप 2s पर आ जाओ। लेकिन हमारे पास में एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। ये हो गया तुम्हारे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको कैसा लिखा जाएगा, 1s2, फिर उसके बाद में 2s1, 1s के ऊपर 2 और फिर 2s के ऊपर 1। अब हम बात करते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम के 1s पर एक इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बेरिलियम के 2s पर दूसरा इलेक्ट्रॉन और फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन और फिर चौथा इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखने लगेगा, 1s2 2s2। अब बेरिलियम पर आ जाओ, बेरिलियम के 1s के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर बेरिलियम के 2s के ऊपर तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। सर अभी भी हमारे पास में जगह है, तो अब हम यहां पर आ जाएंगे 2px 2py और 2pz। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा तो ऑब्वियसली 2px में रखाएगा। ये ऐसी गलती मत करना 2py 2pz में नहीं आएगा। हाँ, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 2px में ही जाएगा, फिर 2py, फिर 2pz, फिर पीछे जाकर 2px 2py 2pz, इस तरीके से काम करेगा। लेकिन जब आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तब मेरे को बड़ा मजा आता है। 1s2 2s2 कर दिया और केवल 2p पे 1 लिख दिया। इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन में px py pz अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग ज्यादा जो डेढ़ शाने होते हैं, ज्यादा अक्कल लगाते हैं, तो वो इसको 1s2 2s2 और 2px1 करके लिखते हैं। ठीक है, लिखने वालों की इच्छा, जैसी जिसकी सोच, बागा भाई की स्टाइल में।
अच्छा, अब यहां पर कार्बन में 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपका 2px, 2py और 2pz के अंदर भी एक और एक इलेक्ट्रॉन। देखा मैंने इलेक्ट्रॉन कैसे भरे, दोनों में मैंने आधे आधे इलेक्ट्रॉन भरे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2 और 2p2, 1s2, 2s2, 2p2, स्कूबी डूबी डू। ठीक है, फिर नाइट्रोजन पर आते हैं। नाइट्रोजन के 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर नाइट्रोजन के 2px के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 2py के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। देखा तीनों के अंदर हमने एक एक इलेक्ट्रॉन बराबर भरा। इसको कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p3। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 1s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर ऑक्सीजन के 2s के अंदर तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, फिर 2px के अंदर 5वां इलेक्ट्रॉन, ये 6th इलेक्ट्रॉन, ये 7th इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे पास तो 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन कहां रखूंगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रखने के बाद मैं वापस पीछे गया और ये रखा मैंने मेरा 8th इलेक्ट्रॉन। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p4। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को? अब हम लोग फ्लोरीन की बात करते हैं। 1, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, लेकिन 9 इलेक्ट्रॉन है तो ये 9 यहां आ गया, 9th इलेक्ट्रॉन। दिस इज आवर 9th इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, जब एक नॉर्मली इंसान पढ़ता है तो बोलता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी एक नॉर्मल इंसान सोचेगा कि ये मेरे 9th नंबर वाला इलेक्ट्रॉन है। एक नॉर्मल इंसान यही सोचेगा कि मेरे 9th नंबर वाला इलेक्ट्रॉन है। लेकिन गाइज रियलिटी में ये 9th नंबर वाला नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7th नंबर वाला इलेक्ट्रॉन है। ये 8th नंबर वाला इलेक्ट्रॉन है और ये है तुम्हारा 9th नंबर वाला इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हुन्स रूल की बहुत ज्यादा यूटिलिटी होती है, वेरी यूटिलिटी, वेरी यूजफुल। तो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने की आप लोग कोशिश करेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरीके से। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p5। फिर नियॉन में तो क्या हो जाएगा, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर आपके 2px में 1, 2py में 1, 2pz में 1, फिर 1, फिर 1 और फिर 1, ये पूरी तरीके से भर गया। तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। क्या बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? अब सोडियम की तरफ चलते हैं, एटॉमिक नंबर 11। तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपके 2px में 1, 2py में 1, 2pz में 1, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, देन 8, देन 9, देन 10। अब आपके 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन अभी भी हम लोगों को 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो अब मैं चला जाऊंगा 3s ऑर्बिटल पे और 3s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन रख दूंगा। तो ये तुम्हारे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब गाइस इसके आगे आप लोगों को खुद से करने हैं, सोडियम से लेकर कैल्शियम तक, सोडियम से लेकर कैल्शियम तक आप लोग खुद ट्राई करना। अब हम लोग चलते हैं स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, आयरन एटॉमिक नंबर 26, कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, निकेल एटॉमिक नंबर 28, कॉपर एटॉमिक नंबर 29 एंड जिंक एटॉमिक नंबर 30। अब हम इनके कॉन्फ़िगरेशंस बनाते हैं। देखिए गाइस, कॉन्फ़िगरेशन बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले मैं स्कैंडियम का 1s बनाऊंगा, थोड़ी जगह बच जाएगी तो इसको आगे बना लेंगे, अभी ये मिटा देते हैं। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन,
फिर आप आ जाएंगे 2p के अंदर, तो ये आपका 2px दिखेगा, ये 2py दिखेगा, ये 2pz दिखेगा। 7 8 9 10 11 12 मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सॉरी 2 + 2 + 6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पर अभी तो हमारे पास में 21 इलेक्ट्रॉन है। फिर मुझे यहां से जंप करना पड़ेगा 3s में, 11 and 12। फिर मुझे जंप करना पड़ेगा 3px में, 3py में और 3pz में। तो 13 14 15 16 17 और 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर इसके बाद में मुझे जंप करके आना पड़ेगा 4s ऑर्बिटल में, 19 and 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आपने यहां पर ऑब्जर्व करी एक बात, मैंने 3s के बाद में 4s भरा, फिर 4s के बाद में अब मैं यहां पर भरने जा रहा हूं 3d, 1 2 3 4 1 2 3 4 and 5, ये आपका 3d हो गया। ये 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx² y² और 3dz² पर क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 21st इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, काम खत्म। तो इस तरीके से आप लोगों को स्कैंडियम का भरना है। अब ये आपका टास्क है, आप टाइटेनियम वेनेडियम का भरेंगे, लेकिन गाइस क्रोमियम का मैं आपको भर के बताऊंगा। अच्छा देखो, क्रोमियम के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 3p में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऐसे आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये यहां से यहां तक एग्जैक्टली इसमें भी सिमिलर रहेगा। अब आ जाते हैं इसके 4s में। 4s में आप 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और उसके बाद में 3d में 2 + 2 4 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 19 20 21 22 23 एंड 24। क्या आप सभी लोग क्रोमियम का यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे? लेकिन नहीं, क्रोमियम एक स्पेशल केस हो जाता है। एंड यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, सब लोग स्टार बनाकर लिखेंगे दैट ऑर्बिटल्स, यहां पर हम लोग स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे दैट ऑर्बिटल्स with half filled electrons, orbitals with half filled electrons or fully filled electrons, electrons with half filled or fully filled electrons are more stable, they are more stable। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, यहां पर हमने देखा कि यार 4s ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल, पहली बात समझना 4s ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। मतलब आपने न्यूक्लियस के आसपास फर्स्ट शेल बनाया, फिर आपने सेकेंड शेल बनाया, फिर आपने थर्ड शेल बनाया। थर्ड शेल में ये तुम्हारा 3s हो गया, फिर 3s के बाद में तुम्हारा 3p हो गया, 3p के बाद में तुम्हारा ये 3d हो गया। अब गाइस ये 3s 3p और 3d के बाद में जो आपका 4s होता है, ये 4s ऑर्बिटल में और ये 3d ऑर्बिटल में एनर्जी गैप बहुत कम होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली 4s से 3d में और 3d से इजीली 4s में जंप कर सकते हैं, ज्यादा एनर्जी गैप नहीं है। मतलब आप ऐसा इमेजिन करो कि आपके और आपके पड़ोसी की छत में कोई गैप नहीं है। आप छोटी सी बाउंड्री वॉल कूद के पड़ोसी की छत पे आ जाओगे, फिर वहां से बाउंड्री वॉल कूद के अपनी छत पे आ जाओगे, बस इतना सा डिफरेंस होता है। अब यहां पर एटम क्या देख रहा है, एटम देख रहा है कि अरे यार काश मेरा 3d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाता। अभी मेरे 3d ऑर्बिटल में इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाता तो यह हाफ फिल्ड हो जाता। यह बात 4s ऑर्बिटल को पता चलती है। 4s ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन वैसे भी कंजेस्टेड फील करेंगे, तो 4s क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाकर यहां फेंक देगा और वो इलेक्ट्रॉन यहां आकर बैठ जाएगा। अब यहां पर कौन सी एनर्जी ने रोल प्ले किया, यहां पर एक्सचेंज एनर्जी ने रोल प्ले किया। एक्चुअली एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड बाय एन एटम आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज करता है
तब उसके एक्सचेंज करने के बाद उस एटम में से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसे एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। और जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी तुम्हारा एटम उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां आने पर अपनी एनर्जी एक्सचेंज करी, अपनी पोजीशन चेंज करी, उससे उसने एक्सचेंज एनर्जी रिलीज करी, तो उससे उसको स्टेबिलिटी मिली। और यहां पर अब आप देख रहे हो कि आपका 3d ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड हो गया है, 3d ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड हो गया है, और 4s ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड हो गया। मतलब इस वजह से आपके 4s ऑर्बिटल के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। 4s ऑर्बिटल पहले फुली फिल्ड था, फुली फिल्ड चीजें स्टेबल होती है, अब वो हाफ फिल्ड हो गया है, हाफ फिल्ड भी स्टेबल होती है, तो 4s को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 3d का यहां पर फायदा हो गया। तो गाइस क्रोमियम आपका एक स्पेशल केस है। क्रोमियम के अलावा मैं आपको एक और स्पेशल केस पढ़ाने वाला हूं, दैट इज कॉपर एटॉमिक नंबर 19 का। इसके अंदर भी आपको 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 3p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं, 18। उसके बाद में आ जाता है आपका 4s ऑर्बिटल, उसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ते हैं शुरुआत में। फिर आ जाता है आपका 3d, उसमें आप पहले इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा 21 नंबर का इलेक्ट्रॉन। 2 + 2 + 6 10 + 2 + 6 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और ये 29, ये भर गए तुम्हारे 29 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन वही केस मुझे कॉपर में दिख रहा है। कॉपर सोचेगा अरे यार काश मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाता, मैं फुल्ली फिल्ड हो जाता, और फुल्ली फिल्ड होता तो मैं मोर स्टेबल हो जाता। ये बात 4s ऑर्बिटल को पता चलती है। 4s ऑर्बिटल बोलता है वैसे भी मेरे इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप कराने में कोई ज्यादा एनर्जी गैप तो है नहीं, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करके यहां आ जाएगा। ये पोजीशन एक्सचेंज हो गई। पोजीशन एक्सचेंज होने की वजह से एक्सचेंज एनर्जी निकलेगी। एटम जब भी एनर्जी छोड़ेगा वो ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा। जितनी ज्यादा एनर्जी छोड़ोगे, एटम जितनी ज्यादा एनर्जी छोड़ेगा, एटम अपनी एनर्जी कम कर लेगा, तभी तो वो एनर्जी छोड़ रहा है। तुमने एनर्जी छोड़ी, एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो यहां पर कॉपर इस कंडीशन में ज्यादा स्टेबल फील करेगा। तो ये है तुम्हारे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? पक्का 100% क्लियर? चलिए ग्रेट। तो गाइज विद दिस हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। लेकिन मैं इस चैप्टर को खत्म करने के पहले अगली क्लास में, अभी मैंने आप लोगों को ऑर्बिटल्स, क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल के शेप और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जेईई नीट लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं कराया है, स्कूल लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं कराया। तो हम अगले लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे जेईई और नीट लेवल के, और फिर उसके बाद में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की तरफ चलेंगे। तो विद दिस आई एम ऑफिशियली एंडिंग दिस चैप्टर। अगर आप इस चैप्टर को सिर्फ थ्योरेटिकल पर्पज से देखना चाहते हो, प्रैक्टिस आप खुद कर रहे हो, तो चैप्टर खत्म हो रहा है। लेकिन अगले लेक्चर में मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर लेकर आऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।